शाम के 5 बज रहे थे। अभी अभी कोचिंग की छुट्टी हुई थी। तब तक अनय अपनी कार को पार्किंग से निकालकर कोचिंग के मेन गेट पर आकर खड़ा हो गया था और कार के साउंड को तेजी से बार बार एक्सीलरेट करते हुए असिता का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी असिता दौड़ते हुए आई और सीधे कार में बैठ गई। फिर तेजी से अनय ने कार को ड्रिफ्ट करते हुए सीधे हाईवे पर निकल पड़ा। उसने असिता को आज हाईवे पर काफी दूर एक पहाड़ी जंगलों के बीच बने एक रेस्टोरेंट पर राजस्थानी फूड खाने का प्रोग्राम बना रखा था। अनय की कार सनसनाते हुए सर्पाकार रास्तों से होते हुए खूबसूरत वादियों के बीच स्थित सीधे उस रेस्टोरेंट में जाकर रुक गई। इस सुखद लॉन्ग ड्राइव के बाद असिता व अनय की पूरी थकान ही मिट चुकी थी। दोनों ने वहां बढ़िया से राजस्थानी डिशेस वगैरह खाया और वापस घर के लिए अपनी कार से निकल पड़े। प्रिय दर्शकों, तालियों की गड़गड़ाहट एक कलाकार को ताउम्र एक जो संजीवनी देती है, बस वही संबल और उत्साह हमें आपका सब्सक्रिप्शन देता है और उसमें आपका कोई खर्च भी नहीं है। तो मित्रों, आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें प्लीज। अनय व असिता की कार तेजी से हाईवे पर चली जा रही थी। तभी अनय ने रिस्ट वॉच की तरफ देखा कि इन सब बातों में समय का जैसे पता ही नहीं चला और अब काफी रात हो चुकी थी। अनय काफी तेज कार चला रहा था। उनकी कार पहाड़ की ढलानों पर फिसलती हुई हवा की गति से चली जा रही थी। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगी व काले काले बादल पूरे आसमान पर छाने लगे। रह रहकर बिजली कड़क रही थी। अनय ने कहा कि यार, आज का मौसम तो देखो, आते समय भी कितना मजेदार सफर था और जाते समय तो उससे भी मजेदार मौसम है, ऐ ना असिता? परंतु असिता काफी डरी व घबराई हुई बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रही थी। तो अनय ने कहा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? तो असिता ने कहा, मैं हमेशा 7 बजे तक एनीहाउ अपने घर पहुंच ही जाती हूं। आज तो रात के 10 बज रहे हैं। घर वाले कितनी चिंता कर रहे होंगे। और यहां इस पहाड़ी रास्ते में नेटवर्क भी नहीं आता कि उनसे मेरी बात तो हो जाए। एक बार बात हो जाती तो वे भी बेफिक्र हो जाते और मैं भी। अनय ने कहा, डोंट वरी असिता, बस 15 मिनट और लगेंगे घर पहुंचने में। तभी अचानक से उसकी कार का इंजन अपने आप बंद हो गया और ऑफ इंजन में कार कुछ दूर चलकर अपने आप ही रुक गई। अब तो असिता बहुत ज्यादा डर गई। फिर अनय ने कार का बोनट खोलकर देखा तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि सब कुछ तो ठीक दिखाई दे रहा था। उसने सोचा आखिरकार बंद कैसे हो गई। फिर आजकल की सारी कारें इलेक्ट्रॉनिक होती हैं, अतः इनकी खराबी अच्छे अच्छे मैकेनिक्स को जल्दी समझ में नहीं आती। शायद इसीलिए अनय के भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। वो वापस अंदर आकर कार में बैठ गया। असिता ने कहा कि अब हम क्या करेंगे? असिता अनय के कंधे पर अपना सिर रखकर सुबकने लगी। अनय ने कहा, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, क्या मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? तभी बारिश होने लगी। जोर जोर से बिजली कड़क रही थी। वहां रात के वक्त वैसे भी उस पहाड़ी पर बहुत ही कम ट्रैफिक होता था, इसीलिए दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक अनय को साइड ग्लास में से पीछे दूर से एक कार की हेडलाइट पास आती दिखाई दी। तभी वो कार बिल्कुल समानांतर में आकर रुक गई। पावर विंडो के नीचे होते ही अनय ने देखा उस कार को एक दुल्हन चला रही थी। उसने सुहागन का पूरा श्रृंगार कर रखा था। उसकी कार में कोई भी और नहीं था। उसने कहा, अगर कार खराब हो गई है तो मेरी कार में आप दोनों आकर बैठ जाओ, क्योंकि यहां से रात में शायद ही कोई गाड़ी गुजरे, और अगर गुजरेगी भी तो डर के मारे अपनी गाड़ी नहीं रोकेगी। ज्यादा सोचो मत, मैं भी तुम्हारे ही शहर की तरफ जा रही हूं। आप दोनों को आपके घर छोड़ दूंगी। कल दिन में आप अपनी कार मैकेनिक से पिकअप करवा लेना। असिता ने मना कर दिया था, परंतु अनय ने कहा कि इसमें हर्ज ही क्या है। अनय उस औरत पर पहली नजर में ही फिदा हो गया। असिता ने पूछा, आप इस दुल्हन के परिधान में, वो भी अकेले इस रात में कहां से आ रही है? तो उस औरत ने कहा, यहीं पास में हमारी कुल देवी का मंदिर है, मैं वहीं गई थी, परंतु मौसम खराब होने के कारण लेट हो गई
आप दोनों जल्दी से मेरी कार में बैठ जाओ, मेरी शादी का मुहूर्त भी निकटा जा रहा है। अनय व असिता उसकी कार की पिछली सीट में बैठ गए। कार के अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू थी। असिता को तो झपकी लग गई और अनय उस खुशबू के बाद उस औरत पर और अधिक कामुक हो गया। तब तक बारिश लगभग बंद हो चुकी थी। अनय ने कहा, क्या मैं आपके बाजू वाली सीट पर आ जाऊं? तो उस औरत ने फौरन कार रोक दी। असिता को पिछली सीट पर लिटाकर अनय खुद सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया। वह धीरे धीरे मदहोशी में आते हुए उस दुल्हन की तरफ खिंचा चला जा रहा था। अनय ने उस औरत के कार के गियर में रखे उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और खुद भी सिहर गया। उस दुल्हन की भी आंखें एक सेकंड के लिए बंद हो गई थी, परंतु अगले ही पल उसने अपना हाथ गियर पर से हटा लिया। तब तक असिता की आंख खुल गई तो सबसे पहले उसने पूछा कि तुम आगे क्यों चले गए? तो अनय ने कहा, मैंने सोचा कि तुम आराम से सो जाओ, और फिर दोनों का पीछे बैठना अच्छा नहीं लग रहा था। इन्होंने हमें लिफ्ट दी है, ये कोई हमारी कार ड्राइवर थोड़ी है कि हम दोनों अभद्रता का परिचय देते हुए पीछे बैठ जाएं। असिता कुछ नहीं कह पाई, कसमसा कर रह गई। तभी असिता ने कहा कि ये आप किस तरफ जा रही है? ये रास्ता तो कोई दूसरा है। तो उस औरत ने कहा कि यहां से 5-7 मिनट में ही हम शहर पहुंच जाएंगे। पर 15 मिनट बीत जाने के बाद भी कोई शहर नहीं आया। तब तक उस औरत ने साइड में गाड़ी पार्क कर दी। जब तीनों नीचे उतरे तो उस दुल्हन ने कहा, इसी होटल में मेरी शादी है, आओ आप लोग भी आ जाओ। तो असिता ने कहा, नहीं, हमें कोई शादी वादी में नहीं जाना। अनय ने कहा, चल असिता 2 मिनट देख कर आते हैं। औरत ने कहा, बाद में आप दोनों को मेरा ड्राइवर घर छोड़ देगा। असिता ने कहा, पर यहां तो कभी कोई होटल था ही नहीं। अनय नाराज हो गया कि कितने क्वेश्चन करती हो यार तुम। अनय तो मानसिक रूप से उस औरत के पूर्णतः कब्जे में आ चुका था। फिर तीनों उस औरत के साथ रूम में चले गए। उसने उन्हें बेहद भी बीच में गरम गरम कॉफी पिलाई। तब तक अनय ने कहा कि आप असिता को अपने ड्राइवर के साथ घर भेज दीजिए। असिता नाराज हो गई और अनय को एक थप्पड़ जड़ दिया और कहा कि बर्दाश्त की भी एक हद होती है। उसी समय अनय ने भी पलटकर एक थप्पड़ असिता के गाल पर जड़ दिया। असिता वहां से गुस्से में रोते हुए सीधे रिसेप्शन में जाकर सोफे पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद फिर बारिश होने लगी। अनय ने नीचे आकर असिता से माफी मांगकर उसे ऊपर दोबारा से रूम पर लेकर गया और कहा, इतनी तेज बारिश में हम अब घर नहीं जा सकते, आज रात यहीं रुक जाते हैं। असिता रोने लगी। अनय ने कहा, बाजू वाला कमरा मैंने तुम्हारे लिए बुक करवा दिया है। असिता ने पूछा, और तुम? तो उस औरत ने कहा, ये इसी कमरे में रुक जाएंगे। असिता गुस्से से अनय को घूरने लगी तो अनय ने कहा, मुझ पर ज्यादा अधिकार जमाने की कोशिश मत करो। तुम कोई मेरी बीबी नहीं हो, अपनी औकात में रहो। तभी बीच में उस दुल्हन ने कहा, अनय बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं, तुम फालतू में बात का बतंगड़ बना रही हो। अनय को क्या शादी के पहले ही अपना गुलाम बना रखा है? अनय और भड़क गया। असिता रोती रही और वो कर भी क्या सकती थी। असिता अपने कमरे में चले गई और जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते असिता को झपकी लग गई। तभी अचानक थोड़ी देर बाद रूम की बेल बजी तो उसने एक झटके में उठकर डोर खोला तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। अनय उसी दुल्हन के साथ शादी कर चुका था और असिता के डोर पर उस औरत के साथ ही खड़ा था। उसने कहा कि असिता, इनसे मिलो, ये मेरी पत्नी चंद्र ज्योत्सना है, तुम्हारी भाभी। असिता शॉक्ड हो गई और अपलक अनय की इस हरकत को देखते रही। उसने उसी समय अपने घर फोन लगाया और वहां पर नेटवर्क होने की वजह से घर कॉल लग गया।
असिता ने लोकेशन भेज दी थी तो उसका भाई कार लेकर उसे लेने आ गया और ऊपर खिड़की से अनय और वो औरत दोनों असिता को देख रहे थे। कार में बैठते समय असिता की नजर एक बार जब ऊपर गई तो वह दंग रह गई। अनय के बाजू में खड़ी वो औरत एक अधजली औरत थी जो सच में तो एक चुड़ैल थी। वो खुद तो जली हुई थी परंतु उसके पूरे 16 श्रृंगार जो सोने के थे दूर से पीले पीले चमक रहे थे। काली जली हुई वो चुड़ैल लाल आंखों और पीले स्वर्ण के गहनों में एक हॉन्टेड सुहागन चुड़ैल के रूप में बहुत भयानक लग रही थी। पर असिता अब कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि अनय ने उससे शादी कर ली थी। असिता ने अपनी कार का पावर विंडो ऊपर किया और उसकी कार तेजी से चल पड़ी। इस प्रकार प्यार करने वाले इस जोड़े में से एक को तो वो सुहागन चुड़ैल अपने साथ ले गई। अनय के साथ बाद में क्या हुआ कोई नहीं जानता। इस सुहागन चंद्र ज्योत्सना के पीछे की कहानी यह है कि जब से अंग्रेज भारत में आए थे तब से वह भारतीय खूबसूरत लड़कियों व नई दुल्हनों को बलपूर्वक अपहरण कर उठा ले जाते थे। ऐसा ही चंद्र ज्योत्सना के साथ भी हुआ था। 1650 के आसपास एक अंग्रेज गवर्नर एक बार एक राजा से मिलकर महल से बाहर आ रहा था। तभी उसने बारात के साथ जाती एक डोली देखी जो चंद्र ज्योत्सना की थी। उसने अपने सिपाहियों से कहकर पूरी डोली ही उठवा ली और सीधे अपने बेडरूम में बुलवाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। अपने बचाव में चंद्र ज्योत्सना ने उसे धक्का मार दिया जिससे वह गिर गया। उसके सिर में गंभीर चोट आ गई और वह मर गया। कमरा खून से भर गया। गवर्नर जनरल की हत्या के जुर्म में उसे बीच चौराहे जिंदा जला दिया गया। इस प्रकार एक सुहागन के रूप में सजी वह दुल्हन सुहागन के कपड़ों में ही जलकर मर गई। आधी रात के बाद जब एक तांत्रिक वहां से गुजरा तो उसने देखा कि उस चौक में एक अधजली लाश पड़ी थी और उसके बाजू में वह चंद्र ज्योत्सना की बेबस आत्मा फूट फूट कर रो रही थी। तभी तांत्रिक ने चंद्र ज्योत्सना से कहा कि क्यों रो रही है बेटा। तो उसने उस तांत्रिक को पूरी बात बताई। तांत्रिक ने कहा तू चिंता मत कर, मैं तेरी पूरी मदद करूंगा और तू अपना बदला अवश्य लेगी। और वह उस अधजली लाश को शमशान के अपने आश्रम में ले आया और अपनी तंत्र मंत्र की घोर साधना से उसे जीवित कर दिया और रोती चंद्र ज्योत्सना की आत्मा उसमें प्रविष्ट हो गई। इतना ही नहीं बल्कि अब तो चंद्र ज्योत्सना पहले से भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी और साथ ही साथ अब वह तमाम असीमित शक्तियों से सज्ज भी हो चुकी थी। तब से आज तक यह सुहागन चुड़ैल हर सुहागन के पति को और प्रेमी प्रेमिकाओं में प्रेमी को अलग करते हुए चली आ रही है। सदियों पुरानी यह सुहागन आज के इस समय में भी लड़कियों और औरतों के प्रेमी व पतियों को उनसे छीनकर अपने साथ ले जा लेती है और आज तक उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका है क्योंकि एक तो वह खुद ही ताकतवर है, साथ ही उस अघोरी तांत्रिक का भी उसे साथ वशय प्राप्त है। कहते हैं आज भी चंद्र ज्योत्सना समयानुरूप भेष बदलकर खूबसूरत कपड़ों में अपनी कामुक खुशबू बिखेरती हुई पुरुषों को फंसाकर उन्हें कब्जाने के अपने काम में लगी हुई है। अपनी खूबसूरती व कामुक काया से पुरुषों को बरबस ही सम्मोहित कर लेती है और वे बिना कुछ सोचे विचारे अपनी प्रेमिका या पत्नी को छोड़कर उसके साथ चले जाते हैं। ये कहाँ चले जाते हैं कोई नहीं जानता क्योंकि आज तक कोई भी उसके पास से वापस आया ही नहीं है। सशरीर ही गायब हो जाते हैं।